Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class we have completed exceptions to law of supply. तो हमने लास्ट क्लास में एक्सेप्शंस देखा था, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस हमने देखा था। वहाँ पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे जिस जिस पॉइंट्स पे या फिर जिस चीज़ों पे आप कह सकते हैं हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई देखा था और आज की क्लास में हम लोग मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व देखेंगे। मतलब यहाँ पे मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में आप क्या पढ़ेंगे कि प्राइस के कम होने की वजह से या प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो कर्व है वो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो मूव नहीं करता है उस पर। इनफैक्ट सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट होती है जब प्राइस इंक्रीज़ होती है कमोडिटी की या फिर प्राइस डिक्रीज़ होती है कमोडिटी की। तो हमारा सप्लाई कर्व, जैसा कि मैंने सप्लाई में आपको पढ़ाया था कि हमारी सप्लाई में जो कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कर्व आपका एक ही है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई की मूवमेंट जो है वो सेम कर्व पे ही हो रही है। इसका मतलब ये कि जैसे ही हमारी प्राइसेस चेंज होगी, कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा होगी या कम होगी, तो हम लोग उसका मूवमेंट हम लोग सेम सप्लाई कर्व पे ही देखेंगे। मतलब कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी सप्लाई कर्व पे जो मूवमेंट होगी वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जैसे प्राइसेस कमोडिटी की कम हो रही है तो हमारा सेम सप्लाई कर्व पे हम लोग ये देखेंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शेड्यूल एज वेल एज ग्राफ के थ्रू आगे। सो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व और चेंज इन अ क्वांटिटी सप्लाई बेसिकली हमें ये बताता है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कि क्वांटिटी सप्लाई में कब चेंज होता है, जब हमारी प्राइस क्या होती है, चेंज होती है, तभी हमारी जो कर्व होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व डिनोट्स द चेंज इन कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो हमारे कर्व में जो हमारा मूवमेंट होता है, कर्व में जो मूवमेंट होता है वो कब होता है, जब हमारी कमोडिटी की प्राइसेस क्या होती है, जब चेंज होती है तो हमारी कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, ये मूवमेंट बेसिकली दो तरह की होती है, एक अपवर्ड मूवमेंट होती है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, जो हमारे कर्व है ना सप्लाई का, उसमें अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, अपवर्ड मूवमेंट तब होती है जब कमोडिटी की प्राइस हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट तब होती है जब हमारी कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो बेसिकली मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हमें ये बताता है कि हमारी कर्व में जो भी मतलब चेंजेस आ रही है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो भी हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइसेस में चेंजेस आएगी, प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो कर्व होगी वो अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, और प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होंगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट आप लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, उसी तरह इसका दो तरीके का होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट उस केस में होता है जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है, और डाउनवर्ड मूवमेंट तब होता है जब कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। चलिए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व डिनोट द चेंज इन अ कर्व ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, देखिए कर्व में चेंज होने का मतलब क्या है, कर्व में चेंज होने का मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई, ये दो मतलब है। ठीक है, अब प्राइस में जिस हिसाब से चेंजेस हो गए, अब मैंने सप्लाई के बहुत सारे वीडियोस में ऐसे आपको बताया है, सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट, कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है एक सेलर क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या करे, वो सेल करे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। अब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है। दूसरा क्या होगा कि अगर किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस अगर डिक्रीज़ होती है तो प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से सेलर की जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा उसका मूवमेंट। तो जैसे ही सप्लाई जो कम होगा, जैसे प्राइस के कम होने की वजह से सप्लाई कम होगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इस पे देखें, ये मैंने बेसिकली इसी की समझाया है कि अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बता दिया है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई में चेंज बेसिकली होता कैसे है, देखिए क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है जब कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, जैसे ही आपकी डेविएट होगी, जैसे कमोडिटी की प्राइस आपकी क्या हुई, जैसे भी चेंजेस हुई। ठीक है, जैसे कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस हुआ, आपकी क्वांटिटी सप्लाई को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सेलर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और प्राइस डिक्रीज होगी तो सेलर क्या करेंगे, कम से कम सप्लाई करेंगे। तो
इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो सप्लाई कर्व है उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। देखिए क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किस वजह से हुआ, प्राइस के चेंज होने की वजह से। और ये सब चीज़ें जब होती है, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में जब चेंजेस होता है प्राइस की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी सप्लाई कर्व में आप मूवमेंट देखेंगे। आपने देखो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि यहाँ पे दूसरा कर्व नहीं बनता है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कर्व नहीं बनता है। यहाँ पे सेम सप्लाई कर्व में मैं आपको आगे दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक ही सप्लाई कर्व है जो ऐसे हमारा, और इसी पे मूवमेंट हो रही है। पहले 20 प्राइस थी, फिर 150 हुई, जब प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ, हमारी सप्लाई और इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो एक ही कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व होता है। अब ये 2 तरीके से होता है। पहला क्या आपका तरीका होता है, पहला तरीका आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड एज़ वेल एज़ डाउनवर्ड, दोनों की मीनिंग से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है। जब प्राइस आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी वैसे स सप्लाई भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मतलब ऊपर जाना, समझ रहे हैं ना, कि आपकी सप्लाई क्या होगी, इस कमोडिटी की बढ़ेगी। और सप्लाई किस केस में बढ़ती है, जब प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज़ होती है तभी सप्लाई भी बढ़ती है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे ये लिखा है, एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है। आप अपने एग्जाम में जब बताओगे ना, तो अपवर्ड मूवमेंट को आप एक्सपेंशन इन सप्लाई लिख के बताओगे, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, हमारी सप्लाई क्या होती है, और एक्सपैंड होती है और बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, जब हमारी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसी तरह अगर आप देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर आप देखिए तो क्वांटिटी सप्लाई की मूवमेंट डाउनवर्ड कब होती है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटना, ठीक है। कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब कि घट रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होता है, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो हमारे जो सेलर्स होते हैं वो उन चीज़ की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व क्या चीज़ होता है, सेम सप्लाई कर्व पे प्राइस की चेंजेस होने की वजह से मूवमेंट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व। ओके, देखिए मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। सो यहाँ पे एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब कि एक्सपेंशन इन सप्लाई को आप इससे भी समझ सकते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब जैसे मैंने आपको सिंपल से बताया, एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपैंड करें, सपोज आपका एक नेटवर्क है आप फ्रेंड्स का, आप अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में 5 लोग हैं, आपने इस नेटवर्क को और एक्सपैंड किया, तो 5 के बजाय आप 10 लोग हो गए, 12 लोग होंगे, 14 लोग, मतलब आपने क्या किया, अपने नेटवर्क को और इंक्रीज़ किया, या फिर ग्रुप आप कह लें, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ कि यहाँ पे अपने क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटी एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई होता क्या है, expansion in supply occur when there is increase in quantity supplied due to increase in price of commodity, other factors remain constant। अब अदर फैक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अदर फैक्टर्स मैंने, जो मैंने आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ाया था, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई जो पढ़ाया है, वही आपके अदर फैक्टर्स हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है, जहाँ पे मैंने आपको सप्लाई एनालिसिस समझाया, उस वाले वीडियो में, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई बेसिकली होता क्या है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज होता है। और क्वांटिटी सप्लाई में किस वजह से इंक्रीज होता है, क्वांटिटी सप्लाई में किस वजह से इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से, प्राइस जैसे इंक्रीज़ होती है, आपकी जो सप्लाई क्या होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी, हमने गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की थी, हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस की बात की थी, ऐसे ही कुछ 5-6 फैक्टर्स की हमने बात की थी। तो ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सिट्रस वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे, मतलब रिमेन कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो ये हमारा होता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे एक्सपेंशन इन सप्लाई का मैंने सप्लाई शेड्यूल एज वेल एज सप्लाई कर्व यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं। और ये एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, या आपको अपने एग्जाम में भी ड्रॉ करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम्पल के साथ अगर पूरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप शेड्यूल में देखिए, जो मैंने टेबल यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हमारा प्राइस कितना है, 20 है, ठीक है। पहला प्राइस हमारा कितना है, 20 है। जब 20 रुपीज़ हमारी कमोडिटी की प्राइस है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 150 है, ठीक है। जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुई, जैसे हमारी प्राइस क्या हुई, पहले प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 150 हुई। जैसे हमारी प्राइस क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, 20 से हमारी क्या हुई, प्राइस 30 हो गई, ठीक है, 30 हो गई प्राइस। वैसे ही हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, 200 हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्राइस 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है, ठीक। और यहाँ पे 50
यूनिट से हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। ओके, तो अब इसी चीज़ को हम लोग कर्व पे यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि प्राइस हमारी 20 थी, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? 150 है, ठीक है। जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुई, प्राइस हमारी 30 हुई, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई? 200 हो गई, 50 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई। अब आप यहाँ पे जब सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका ये सप्लाई कर्व जो है, ये दोनों पॉइंट्स को कट कर रहा है। कैसे मैम? देखिए, आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस पे ए पॉइंट को भी कट कर रहा है एंड बी पॉइंट को भी कर रहा है। मतलब कि पहला जो आपने ये रिलेशन शो किया है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का, इसको भी कट कर रहा है एंड दूसरा जो आपने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन शो किया है, इसको भी कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके दूसरा सप्लाई कर्व नहीं बना है, आपकी सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही है, आगे पीछे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी प्राइस की इंक्रीज़ होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है। जहाँ पे आपकी प्राइस की डिक्रीज़ होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज़ होगा, वो हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई उसको बोलेंगे। बट यहाँ पे आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, 20 से 30 हो रही है प्राइस, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी 150 से 200 हो रही है। इसी वजह से ये कौन सा केस है हमारा? एक्सपेंशन इन सप्लाई का केस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज़ इन क्वांटिटी सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई हमारा एक्सपेंशन इन सप्लाई का हमारा ऑपोजिट होता है। जैसे एक्सपेंशन में क्या होता था? हमारे प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती थी। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस की डिक्रीज होने की वजह से। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अकर व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी कि अदर फैक्टर्स हमारे वही सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में जो पढ़ाया था, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस। ऐसे ही कुछ वहाँ पे फैक्टर्स थे जहाँ पे हमारा जो जिसको हम लोग कहते हैं अदर फैक्टर्स, ठीक है, वो क्या थे? अदर फैक्टर्स थे, क्योंकि हम लोग सप्लाई में सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? उनको यहाँ पे कांस्टेंट माना जाता है। क्यों? देखिए, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि कोई फैक्टर का किसी चीज़ पे असर ही ना पड़े। रियलिटी में अगर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी चीज़ की होती है, तो वहाँ पे हर फैक्टर का उस चीज़ पे असर पड़ता है, हर फैक्टर का, ठीक है। बट चूंकि आप लॉ पढ़ रहे हो, मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो हर लॉ के पीछे कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है और हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका हम लोग मानेंगे कि उनका सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, जिसको हम सेट्रस वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में कमोडिटी की प्राइस हमारी क्या हुई? डिक्रीज हुई, हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको शेड्यूल एंड टेबल समझाती हूँ। देखिए, इसके टेबल एंड शेड्यूल में क्या है, इसके शेड्यूल में मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे आप अगर प्राइस देखें, तो यहाँ पे प्राइस आपका सबसे पहले क्या है? 30 है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस क्या है? 30 है। जब आपकी प्राइस यहाँ पे 30 थी, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी? 200 थी। अब सडनली आप देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी प्राइस क्या हो गई? 25 हो गई, ₹5 से कम हो गई। प्राइस के कम होते ही आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई? कम हो गई, 150 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ₹5 जैसे आपकी प्राइस गिरी, वैसे यहाँ पे 50 यूनिट्स का आपका आपने क्वांटिटी सप्लाई रोक दी, ठीक है, जैसे आपकी प्राइस कम हुई। अब इसी चीज़ को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो आप ये चीज़ देखिए, हमने जो पहला अपना बनाया, पहला जो रिलेशनशिप हमने शो किया 30 एंड 200 के बीच का, तो आप ये चीज़ देखिए कि हमने प्राइस पे 30 यहाँ पे यूनिट 30 रुपीज़ पे हमने कितना सप्लाई किया है? 200 यूनिट का हमने सप्लाई किया है, ठीक है। जैसे हमारी प्राइस क्या हुई? कम हुई, 30 से 25 नीचे गिरी है, ठीक है। जैसे प्राइस हमारी कम हुई, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हुई? नीचे हो गई, 150 हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे जो आपने सप्लाई कर्व बनाया, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो अपर स्लोपिंग है। वैसे सप्लाई कर्व अपर स्लोपिंग होती ही है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे सप्लाई कर्व हमने 2 रिलेशन शो किया है, जहाँ पर प्राइस जब ज़्यादा थी तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा थी, प्राइस जब कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। बट इसका असर हमें सेम सप्लाई कर्व पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा सप्लाई कर्व नहीं बना है, इसका असर आप देखिए तो सेम सप्लाई कर्व पे ही है। पहले जब प्राइस ज़्यादा थी तो ये ए पॉइंट आपका ये यहाँ पे बना है, जब प्राइस कम हुई तो ये आपका बी पॉइंट बना है। ए एंड बी पॉइंट को सेम सप्लाई कर्व हमारा क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट हुई है वो सेम सप्लाई कर्व पे ही हुई है, इसके लिए दूसरा सप्लाई कर्व नहीं बनाया गया है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। आप जब एग्ज़ाम में जब आप इसको बनाएंगे, तो ये जो छोटे-छोटे एरोज़ मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये चीज़ भी आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? वो इस वजह से, ताकि एग्ज़ामिनर को ये चीज़ पता चले कि आपने किधर से किधर जाते हुए दिखाया है। मतलब कि आपकी पहली पॉइंट कौन-सी है, दूसरी पॉइंट कौन-सी है। पहले आपने 30 एंड 200 को दिखाया है, दूसरा आपने किसको? 25 एंड 150 को दिखाया है कॉन्ट्रैक्शन में। इसी तरह अगर आप देखिए तो एक्सपेंशन में आपने पहले किसको दिखाया है?
पहले आपने ए पॉइंट को दिखाया, ए पॉइंट को जहाँ पे 20 प्राइस है एंड 150 हमारी क्वांटिटी सप्लाई है, एंड सेकेंडली आपने 30 प्राइस को और 200 क्वांटिटी सप्लाई को दिखाया है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जहाँ पे सेम सप्लाई कर्व पे प्राइस के चेंजेस होने की वजह से मूवमेंट होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।